यूनिट एंड मेजरमेंट के इस नए वीडियो लेक्चर में आपका बहुत 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 स्वागत है। इसके पिछले वीडियो में हमने यूनिट्स के बारे में डिस्कस किया था। वहाँ पे हमने यह बताया आपको कि 7 फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं जिनका हम यूज करते हैं किसी भी डेराइव फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट को निकालने के लिए। तो बाकी जो भी हमारे सिलेबस में बचा था उसको इस वीडियो में कवर कर लेंगे और इसके बाद से ये जो हमारा चैप्टर है यूनिट्स एंड मेजरमेंट वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम NCERT के जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व करेंगे, उसका एक सेपरेट वीडियो बनेगा। तो इसमें हम जो पहला टॉपिक लेने वाले हैं वो है सिग्निफिकेंस फिगर्स। तो सबसे पहले हम लोग सिग्निफिकेंस फिगर्स क्या होते हैं इसको पहले हम समझ लेते हैं। तो हम यहाँ पे एक एग्जांपल को कंसीडर करेंगे कि एक लड़का है, एक स्टूडेंट है जो मेजर कर रहा है किसी भी लाइन के लेंथ को जो है 6.8 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे जो 6 है वो तो सर्टेन है, लेकिन जो 0.8 है वो हो सकता है कि 0.8 वाली लाइन पे ना हो, उससे थोड़ा सा ज़्यादा हो या थोड़ा सा कम हो, यानी या तो उससे लिटिल लेस हो या लिटिल मोर हो। तो इस सिचुएशन में जो 0.8 सेंटीमीटर है वो अनसर्टेन कहलाएगा। नॉर्मली ऐसे जो डिजिट होते हैं जो नॉन होते हैं या जो सर्टेन होते हैं उसको हम लोग सर्टेन डिजिट बोलते हैं, और जो अनसर्टेन डिजिट होते हैं उन दोनों को अगर हम प्लस कर लेते हैं यानी पहला जो अनसर्टेन डिजिट होगा, यानी सर्टेन डिजिट और पहला फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट दोनों के सम को हम लोग सिग्निफिकेंस फिगर बोलते हैं। आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि सिग्निफिकेंस फिगर होते क्या हैं। तो बस इसमें यही ध्यान में रखना है कि एक डिजिट जो होगी वो सर्टेन होगी और दूसरा जो डिजिट होगा वो अनसर्टेन होगा, और दोनों के प्लस को जब हम प्लस करते हैं तो जो डिजिट मिलती है उसको हम लोग सिग्निफिकेंस फिगर्स बोलते हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो 1.4 सेंटीमीटर में 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। 1.4 में 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, और जो सिग्निफिकेंस फिगर हैं वो कुछ सर्टेन रूल को फॉलो करते हैं। तो इन रूल्स को हम लोग बारी बारी देख लेते हैं। तो पहला रूल यह है कि ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंस। फॉर एग्जांपल 315.58 हैज़ 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो अगर कोई डिजिट दिया गया है या कोई नंबर दिया है उसमें अगर नॉन जीरो डिजिट्स हैं तो जितने डिजिट उसमें कंटेन हुए होंगे वो सभी सिग्निफिकेंस फिगर होंगे। जैसे यहाँ पे हमने जो एग्जांपल लिया है 315.58, इसमें जो डिजिट हैं 1 2 3 4 5, तो इसमें 5 सिग्निफिकेंस फिगर्स हैं। सेकेंड जो इसका रूल है वो कुछ इस प्रकार से है कि ऑल जीरोज बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंस। जितने भी जीरो अगर 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच में आते हैं तो भी उनका भी सिग्निफिकेंस होता है। इसलिए जो ये नंबर दिया गया है 5300405.003, इसमें 10 सिग्निफिकेंस फिगर हैं। अगला रूल इसका है कि ऑल जीरो विच आर टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट एंड आल्सो टू द राइट ऑफ द नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंस, यानी ऐसे जीरो जो डेसिमल के राइट में हो और वो नॉन जीरो के भी राइट में हो। तो इस टाइप के जो डिजिट होते हैं वो भी उनका भी सिग्निफिकेंस होता है। जैसे यहाँ पे लिखा गया है 50.00, तो यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंस जीरो हैं। इसको आप केयरफुली देख भी सकते हैं इजीली कि जो 5 है 0 है, उसके बाद उसके राइट हैंड साइड में डेसिमल के बाद 00 है, और जो इसके लेफ्ट हैंड साइड में जो है वो नॉन जीरो है, और नॉन जीरो के राइट हैंड साइड में हमको क्या चाहिए, जीरो चाहिए। तो जो भी जीरो होते हैं इनका सिग्निफिकेंस होता है। तो जो 50.00 दिया गया है वो इसमें 4 सिग्निफिकेंस फिगर्स हैं। अब इसके बाद से अगर इसमें अगला एग्जांपल लेते हैं, अगर हम 0.04050, तो यहाँ पे जो फर्स्ट जीरो है जो डेसिमल के राइट हैंड साइड में है वो सिग्निफिकेंस उसका नहीं है, इट इज़ ए नॉट सिग्निफिकेंस फिगर। बट जो लास्ट जीरो है उसका सिग्निफिकेंस है यहाँ पे, यानी जो डेसिमल है उसके अगर लेफ्ट हैंड साइड में कोई अगर ऐसा नंबर होता जो नॉन जीरो होता तब इस जीरो का कोई सिग्निफिकेंस फिगर होता। इसके लेफ्ट हैंड साइड में पहले वाले जीरो के लेफ्ट हैंड साइड में कोई भी ऐसा नॉन जीरो टर्म नहीं है, इसीलिए इस जीरो का कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ पे नॉन सिग्निफिकेंस है ये। और जो लास्ट वाला जीरो है उसके पहले नॉन जीरो है, एक 5 है, तो इसलिए उसका वो सिग्निफिकेंस फिगर में काउंट होगा। तो इस टाइप से अगर इस हम
जो हमने यहाँ पे नंबर लिया है 0.04050, तो इसमें 4 सिग्निफिकेंस फिगर हैं 4050। अगला रूल इसका है ऑल zeros to the right of the decimal point and to the left of a non-zero digit in a decimal fraction are not significant। यानी ऐसे जीरोज जो राइट हैंड साइड में हो डेसिमल पॉइंट के और नॉन जीरो के लेफ्ट हैंड साइड में हो, तो इनका कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं होता है। जैसे एग्जांपल में अगर हम ले लें तो 0.00043 है, तो इसमें बस 2 ही डिजिट हैं जो सिग्निफिकेंस फिगर में है, 4 और 3, क्योंकि जो डेसिमल है उसके राइट हैंड साइड में जो जीरो होगा और नॉन जीरो के लेफ्ट हैंड साइड में जो जीरो होंगे उनका कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता है। लेकिन अगर हम दूसरा नंबर एक कंसीडर करें जिसके डेसिमल के अगर लेफ्ट हैंड साइड में कोई नॉन जीरो आता है, जैसे 2 यहाँ पे आया है अगले वाले नंबर में 2.00023, तो इसमें 6 सिग्निफिकेंस फिगर होंगे। तो यहाँ पे जो जीरो है उनका सिग्निफिकेंस है यहाँ पे, क्योंकि जीरो के जस्ट लेफ्ट हैंड साइड में, यानी जो डेसिमल लगा है उसके जस्ट लेफ्ट हैंड साइड में कोई एक नॉन जीरो है, तो इस वजह से ये जो जीरो है इनको हम लोग काउंट करेंगे सिग्निफिकेंस फिगर में। यह भी हम लोग कन्वेंशनली कह सकते हैं कि जो प्लेस होगा लेफ्ट हैंड का, वहाँ पे जो पॉइंट है वो नॉट सिग्निफिकेंस है, अगर वहाँ पे कोई नॉन जीरो नहीं आता है तो। इसमें जो अगला जो रूल है वो यह कहता है कि ऑल जीरो टू द राइट ऑफ लास्ट ऑफ नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंस इफ़ दे कम फ्रॉम सम मेजरमेंट। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट इज 4050 मीटर मेजर टू द नियरेस्ट मीटर, देन 4050 मीटर कंटेन 4 सिग्निफिकेंस फिगर्स। यानी अगर हम कोई एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसमें किसी भी क्वांटिटी को मेजर करते हैं, तो अगर हम मीटर में मेजर करते हैं तो मीटर में कितने डिजिट होने चाहिए, तो मीटर में मैक्सिमम 4 डिजिट होने चाहिए। तो इसलिए अगर हम इसको मेजर कर रहे हैं 4050 को, तो यहाँ पे जीरो को हम कंसीडर करेंगे और इसको लिखेंगे 4050 मीटर, और यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंस फिगर होंगे। अगला इसका रूल है कि द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंस फिगर्स डज नॉट वेरी विद द चेंज इन यूनिट। अगर हम यूनिट को चेंज करते हैं तब भी जो सिग्निफिकेंस के जो फिगर्स हैं, नंबर हैं, जो वो वेरी नहीं करते हैं, यानी जो नंबर रहेंगे वही रहेंगे, बस उनका जो प्लेस है वो थोड़ा सा चेंज हो सकता है, यानी डेसिमल का जो प्लेस है वो आगे पीछे हो सकता है। इसमें एग्जांपल के लिए अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ को मेजर करते हैं 348.6 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंस फिगर हैं। अगर इसी लेंथ को हम लोग सेंटीमीटर में यहाँ पे एक्सप्रेस किया गया था, इसी लेंथ को अगर हम लोग मीटर में अगर चेंज करते हैं तो यहाँ यह इक्वल हो जाएगा 3.486 मीटर, तब भी इसमें जो सिग्निफिकेंस फिगर है वो 4 ही होंगे। अगला और लास्ट रूल इसका है कि इन अ होल नंबर ऑल जीरोज टू द राइट ऑफ द लास्ट नॉन जीरो नंबर आर नॉट सिग्निफिकेंस। यानी अगर कोई होल नंबर दिया गया है जिसमें एक नॉन जीरो नंबर है और उसके राइट हैंड साइड में कितने भी जीरो दिए गए हों, तो उसमें केवल एक ही सिग्निफिकेंट फिगर हम उसको बोलते हैं। होल नंबर हमें पता ही है कि होल नंबर ऐसा नंबर होता है जो नॉन नेगेटिव होता है, और ना तो डेसिमल में होगा ना ही फ्रैक्शन में होगा। तो यहाँ पे अगर एग्जांपल में हम कंसीडर करें 5000 को, तो यहाँ पे 5000 जो है वो होल नंबर है, और इसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर होगा वो केवल एक ही होगा, 1 इसको कहेंगे 1 सिग्निफिकेंट फिगर। अगर यहाँ पे 5000.0 लिखा होता तो इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं, 5 सिग्निफिकेंस फिगर होते हैं इसके, 5 0 0 0 और पॉइंट के बाद वाले जीरो को भी हम लोग इंक्लूड करते हैं, तो टोटल इसके क्या हो जाते हैं 5 सिग्निफिकेंस फिगर। अब चलिए जो सिग्निफिकेंस फिगर हैं उनका हम लोग मैथमेटिकल ऑपरेशन किस प्रकार करते हैं। यानी हमको अगर सिग्निफिकेंस फिगर्स को, यानी 2 या 2 से अधिक सिग्निफिकेंस फिगर्स हैं, उनको एडिशन करना है या सब्सट्रैक्शन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है या डिवीजन करना है, तो हम किस प्रकार करते हैं उसको देखते हैं। तो हम सपोज कर रहे हैं, यहाँ पे एग्जांपल ही कंसीडर करेंगे, एग्जांपल से ये हमको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो हम सपोज कर रहे हैं कि हमारे पास 3 क्वांटिटीज़ हैं, 3 क्वांटिटीज़ हैं जिनको हमको ऐड करना है। पहली क्वांटिटी है 2.7 मीटर, दूसरी क्वांटिटी है 3.68 मीटर, और थर्ड क्वांटिटी है 0.486 मीटर। तो हम इन तीनों क्वांटिटी में देख रहे हैं कि डेसिमल के बाद वाली जो डिजिट है वो सब में डिफरेंट है, लेकिन हम इसके जो एडिशन है उसको हम लोग लिखते हैं, तो हम उस
डेसिमल के बाद उतने ही डिजिट लिखते हैं जो सबसे कम होता है, लीस्ट होता है। यानी 2.7 में पॉइंट के बाद से केवल एक ही डिजिट है। तो हमारा जो आंसर आएगा वो, अगर हम इन तीनों को ऐड करते हैं तो हमारा टोटल आंसर आएगा 6.848 मीटर। लेकिन हमारी जो पहली क्वांटिटी है उसमें डेसिमल के बाद केवल एक ही डिजिट है, तो हम इसके जो आंसर है उसको हम लिखेंगे 6.8 मीटर। भले से ही कितना भी आंसर आया हो, लेकिन हम लोग डेसिमल के बाद एक ही डिजिट को लेंगे, 6.8 मीटर इसका आंसर होगा। इसी तरह से अगर हम लोग किसी भी ऐसे नंबर को ऐड करते हैं जिसमें पावर ऑफ 10 मल्टीप्लाई हुआ हो, यानी 10 के पावर में भी कुछ मल्टीप्लाई हुआ हो, जैसे यहाँ पे दिया गया है 2.65 इंटू 10⁻³ और 2.63 इंटू 10⁻² सेंटीमीटर, दोनों सेंटीमीटर में है। तो पहले हम दोनों के पावर को इक्वल करते हैं, फिर इसके समेशन पे जाते हैं। तो दोनों के पावर को पहले हम लोग इक्वल करेंगे, तो पहले वाले में 10 के पावर में क्यूब है, तो दूसरे वाले में भी 10 के पावर में क्यूब करेंगे, तो ये क्वांटिटी हो जाएगी 0.263 इंटू 10⁻³ सेंटीमीटर। अब दोनों नंबर का हम लोग सम करेंगे, तो सम करने के बाद से जो आंसर आएगा वो 10 के पावर क्यूब में ही आना चाहिए। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो होगा 2.91 इंटू 10⁻³ सेंटीमीटर। आप इसको ऐड करके देख भी सकते हैं। सिमिलरली इसी टाइप से हम लोग जो सब्सट्रैक्शन का जो ऑपरेशन होता है इसको भी इसी तरीके से करते हैं। तो अब हम सब्सट्रैक्शन का आपको होमवर्क दे रहे हैं, इसको आप करिएगा। कोई दिक्कत होगी तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आगे हम लोग चलते हैं मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन वाले में। तो यहाँ भी हम एग्जांपल से ही इसको समझने का कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे एग्जांपल एक हम कंसीडर कर रहे हैं कि एक लेंथ है किसी प्लेट का जिसका लेंथ है 3.003 मीटर और जो विड्थ है इसका वो 2.26 मीटर है। तो अगर हमको एरिया निकालना है, यानी मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमको एरिया निकलेगा। तो एरिया निकालने के लिए मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे करना पड़ेगा L इंटू वी का, लेंथ इंटू ब्रीथ का। तो मल्टीप्लाई करने के बाद एरिया आएगा हमारा 6.678 मीटर स्क्वायर। लेकिन एक साइंटिफिक रूप से करेक्ट नहीं है, क्योंकि जो हमारी क्वांटिटी है उसमें पहले हम यह देखते हैं कि किस वाले क्वांटिटी में डेसिमल के बाद से सबसे कम डिजिट है। तो दोनों में, पहले वाले में डेसिमल के बाद से 3 डिजिट है और दूसरे वाले विड्थ वाले में देख रहे हैं तो डेसिमल के बाद से 2 डिजिट है। तो हमारा जो आंसर आएगा वो डेसिमल के बाद से 2 ही डिजिट लेना है। तो जो आंसर होगा इसका वो 6.78 मीटर स्क्वायर होगा। यानी जो सिग्निफिकेंस फिगर होगा उसमें 3 ही डिजिट ले सकते हैं। और यहाँ पे 6.78 और 6 से तो राउंड ऑफ अगर करेंगे इसका तो 5 से ज़्यादा है 6, तो 8 को हम लोग 9 लिख सकते हैं। इसको अभी हम लोग आगे राउंड ऑफ जब समझेंगे तो उसमें यह कवर हो जाएगा। यहाँ के लिए हम इसको 6.79 मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं, या फिर अगर ये 6.5 से कम होता तो 6.78 मीटर स्क्वायर लिखते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। इसको सेम मेथड हम लोग डिवीजन में भी लगा सकते हैं। अगर हमको डिवाइड करना है, फॉर एग्जांपल के लिए 248.57 को 56.9 से अगर डिवाइड करना है तो हमारा जो आंसर आएगा वो कुछ इस टाइप से होगा 4.36854113। लेकिन यह साइंटिफिक रिजल्ट नहीं है, क्योंकि इसमें हमने देखा है कि जो सिग्निफिकेंट फिगर था उसमें एटलीस्ट जो 3 डिजिट ही है 56.9, यानी डेसिमल के बाद से केवल 1 ही डिजिट है। तो हम इसके ऐसे नंबर को कंसीडर करेंगे जिसमें 3 ही सिग्निफिकेंस फिगर होना चाहिए। तो हम लोग इसमें 4.36 को ही लेंगे। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 4.368 आया है। 8 क्या है, 5 से ज़्यादा है, तो हम 6 को एक एक्स्ट्रा कर लेंगे, यानी एक ऐड कर लेंगे उसमें। तो 4.37 इसका आंसर होगा। आगे चलते हैं। हम लोग एक और एग्जांपल को कंसीडर करके इसको समझ लेते हैं कि हम एक बॉडी को कंसीडर कर रहे हैं जो ट्रेवल कर रहा है एक डिस्टेंस 1452 मीटर गिवन सेकेंड में 142 सेकेंड में एक इस डिस्टेंस को कवर कर रहा है। तो अगर स्पीड निकालना है तो हम क्या करेंगे, स्पीड निकालने के लिए डिस्टेंस को हम लोग टाइम से डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइजन ही यहाँ पे हो रहा है, तो डिवाइड करेंगे तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 10.225352 मीटर पर सेकेंड। लेकिन यह साइंटिफिक मेजरमेंट नहीं है, क्योंकि जो हमारा जो
सबसे इसमें से जो दो क्वांटिटीज़ थी उनमें एक क्वांटिटी है जिसमें सिग्निफिकेंस फिगर की जो संख्या है वो कितनी है, 3 है। 1 4 और 2 वाले सेकेंड वाले में 1 4 2, तो इसका जो आंसर होगा वो भी 3 डिजिट में ही आना चाहिए। तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा 10.2 मीटर पर सेकेंड। अब इसका जो एप्लीकेशन है कि हम लोग कांस्टेंट जो होते हैं उसको कैलकुलेशन जब करते हैं तो कांस्टेंट की वैल्यू हम लोग किस टाइप से लेते हैं। तो हम यहाँ पे यह कंसीडर कर रहे हैं कि कोई एक सर्कल है जिसका रेडियस r है और उसकी वैल्यू दिया गया है रेडियस r की 3.35 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे हमें पता है कि एरिया निकालने के लिए हमको पाई r स्क्वायर वाले फार्मूले का यूज़ करना पड़ेगा। तो पाई की वैल्यू 22/7 होती है। अगर हम 22 को 7 से डिवाइड करेंगे तो बहुत बड़ी क्वांटिटी मिलेगी, उसमें हम बहुत सारे सिग्निफिकेंस फिगर होंगे। तो इसलिए हम अपनी कन्वीनियंस के लिए जो पाई की वैल्यू है वो हम लोग पहला जो लेंगे, पहला डिजिट, वो डिजिट जो होगा वो डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड में होगा और बाकी 2 डिजिट को और कंसीडर करेंगे जो डेसिमल के राइट हैंड साइड में होगा। तो इस तरह से पाई की जो वैल्यू होगी वो 3.14 होगी। तो इस तरह से अगर हम रेडियस निकालेंगे इसका तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमको। r स्क्वायर तो r को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और पाई से फिर उसके रिजल्ट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो पाई r स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं 3.14 इंटू 3.35 इंटू 3.35 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 35.23865 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन हमारा जो दोनों डिजिट था वो उसमें सिग्निफिकेंस फिगर की जो संख्या थी वो कितनी थी, 3 थी। तो इसलिए जो इसका रिजल्ट आएगा वो भी 3 ही डिजिट में आएगा। तो 35.2 सेंटीमीटर स्क्वायर ही इसका आंसर होगा। अभी हमने देखा कि अगर कोई भी डिजिट जो नॉन सिग्निफिकेंस है तो अगर वो 5 से ज़्यादा है तो हम एक नंबर सिग्निफिकेंस फिगर में ऐड कर ले रहे हैं, या फिर अगर 5 से कम होगी तो कुछ नहीं ऐड करेंगे, वैसे ही एज इट इज़ हम उस नंबर को लिख लेंगे। तो यह किस पे डिपेंड करता है, तो यह जो है यह एक प्रोसेस होता है जिसको हम राउंडिंग ऑफ बोलते हैं, उस पर डिपेंड करता है। तो हम लोग आगे इसको पढ़ते हैं, राउंडिंग ऑफ द सर्टेन डिजिट्स। तो इसका अगर हम लोग इसको डिफाइन करना चाहें तो हम इस प्रकार से कर सकते हैं, द प्रोसेस ऑफ ओमिटिंग द नॉन सिग्निफिकेंस डिजिट एंड रिटेनिंग ओनली द डिजायर्ड नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट इन कोऑपरेटिंग द डिजायर रिक्वायर्स मॉडिफिकेशंस टू द लास्ट सिग्निफिकेंट डिजिट इन का राउंडिंग ऑफ द नंबर। यानी किसी भी नॉन सिग्निफिकेंस डिजिट को हटाने को यानी ओमिटिंग या रिमूव करने के लिए और बाकी जो डिजायर सिग्निफिकेंट डिजिट हैं उनको कोऑपरेट करने के लिए जो मॉडिफिकेशन करते हैं हम लोग लास्ट सिग्निफिकेंट डिजिट में, उसी को राउंडिंग ऑफ बोलते हैं। तो एक सर्टेन रूल पे डिपेंड करता है कि हम लोग कैसे किसी भी नंबर को रिमूव करेंगे, वह सर्टेन रूल पे डिपेंड करता है। तो उसके रूल को हम लोग समझ लेते हैं पहले। तो रूल है यह कि इफ़ द डिजिट इज ड्रॉप्ड इज लेस देन 5 देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज लेफ्ट अनचेंज्ड। तो अगर जो डिजिट है वो क्या है, 5 से कम है, तो उसके आगे वाले डिजिट को हम लोग बिना किसी भी चेंज किए वैसे ही रख लेते हैं। जैसे 1.54 है तो इसका अगर राउंडिंग ऑफ करेंगे तो 4 है, 5 से कम है, तो इसको राउंडिंग ऑफ करेंगे। तो अगर हमको डेसिमल के बाद से 1 ही डिजिट लिखना है तो हम लिखो 1.5 ही बस लिखेंगे। अगला रूल इसका है कि इफ़ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज ग्रेटर देन 5 देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज राइज 1। अगर जो ड्रॉप्ड डिजिट जो है वो 5 से ज़्यादा है तो अगले वाली जो प्रीसीडिंग डिजिट है उसको एक ऐड कर देते हैं। जैसे यहाँ पे 2.49 है तो 9 क्या है, 5 से ज़्यादा है, तो इसको हम लोग लिख लेंगे 2.5। आगे इसके अगले रूल पे बात करते हैं। तो इफ़ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5 फॉलोड बाई डिजिट अदर देन द 0 देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज राइज बाई 1। तो अगर जो ड्रॉप्ड डिजिट होने वाली है वो 5 है अगर, तो हम लोग इसके प्रीसीडिंग वाले को एक ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे एग्जांपल के लिए अगर 3.55 है तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे 3.6। 5 को रिमूव करेंगे और 5 की जगह के लिए हम इसके आगे वाली डिजिट में एक और ऐड कर देंगे। सबसे लास्ट इसका जो रूल है वो यह है कि इफ़ द डिजिट इज़ टू बी ड्रॉप्ड इज 5 और 5 फॉलोड बाई द जीरोज देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज राइज बाई 1 इफ़ इट इज़ ऑड एंड लेफ्ट अनचेंज इट इज़ इवन। यानी अगर जो ड्रॉप्ड करना है जिस डिजिट को, अगर वो 5 है और उसके जस्ट बाद अगर कोई ऑड नंबर आता है तब हम लोग एक उसमें ऐड करेंगे। अगर इवन रहेगा तो हम एज इट इज़ वैसे ही रहने देंगे।
तो यहाँ पे 2 एग्जांपल हम कंसीडर करेंगे। पहला है 3.750, तो हम लोग 50 को यहाँ से हटाने वाले हैं। तो 5 क्या है, 5 के जस्ट पहले वाला जो डिजिट है वो क्या है, ऑड है। तो ऑड है तो हम इसमें 1 ऐड करेंगे, तो इसका जो राउंडिंग ऑफ के बाद से जो आंसर आएगा वो 3.8 होगा। और दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं तो यहाँ पे 4.650 है। तो अगर इसका राउंडिंग ऑफ करेंगे तो यहाँ 5 के पास से कौन सा नंबर आ रहा है, 5 के पास यहाँ पे इवन आ रहा है। अगर ऑड आता तो 1 ऐड करते, और इवन आ रहा है तो इसमें कुछ हम चेंज नहीं करेंगे, हम 4.6 ही बस लिखेंगे। तो ये राउंडिंग ऑफ का तरीका था कि किस तरीके से केस हम लोग नॉन सिग्निफिकेंस फिगर्स को रिमूव करते हैं। आगे चलिए हम इसमें एक दूसरा टॉपिक पढ़ते हैं। इसी चैप्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। तो डायमेंशंस होता क्या है, इसको यहाँ पे समझ लेते हैं। तो ऑल द डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ द 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़। वी कॉल these fundamental quantities as the 7 dimensions of the world which are denoted with square bracket। तो जो भी डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उनको हम लोग एक 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के कम्बिनेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं, और इसको हम लोग कहते हैं 7 डायमेंशंस ऑफ द वर्ल्ड। और इसको हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट कुछ इस टाइप से होता है। तो हम लोग कुछ एग्जांपल कंसीडर कर ले रहे हैं यहाँ पे। अगर हमको लेंथ का डायमेंशन लिखना होगा तो लेंथ को हम लोग मीटर में मेजर करते हैं, तो जहाँ मीटर आएगा उसको हम लोग ब्रैकेट में, स्क्वायर ब्रैकेट में L लिखेंगे। अगर मास को हमको लिखना है तो जो डायमेंशन होगा मास का उसको हम लोग ब्रैकेट में M लिखेंगे। कैपिटल M होता है सारा, जो भी इसमें लेटर होगा वो कैपिटल होगा। डायमेंशन अगर हमको टाइम का लिखना है तो स्क्वायर ब्रैकेट में T लिखेंगे। डायमेंशन अगर इलेक्ट्रिक करंट का लिखना है तो स्क्वायर ब्रैकेट में A लिखेंगे। डायमेंशन अगर ल्यूमिनेंस इंटेंसिटी का लिखना है तो स्क्वायर ब्रैकेट में CD लिखेंगे। टेम्परेचर का लिखना है तो स्क्वायर ब्रैकेट में कैपिटल T लिखेंगे। और अगर हम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को लिखेंगे तो उसमें स्क्वायर ब्रैकेट में MOL यानी मोल लिखेंगे। तो अब हम कैसे डायमेंशन किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का निकालते हैं। जो फिजिकल क्वांटिटी डिराइव्ड क्वांटिटी होती है, ये जो हमने सातों निकाला है फंडामेंटल क्वांटिटी का डायमेंशन है। तो अगर डिराइव क्वांटिटी का हमको निकालना है, मान लीजिए कि हम एक एग्जांपल कंसीडर कर रहे हैं डेंसिटी का। तो डेंसिटी हमको पता है कि डेंसिटी हम निकालते हैं मास बाई वॉल्यूम से, और मास का जो डायमेंशन होता है वो हम M से लिखते हैं। और वॉल्यूम को हम लोग कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, वॉल्यूम को हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं लेंथ, ब्रेथ और हाइट के मल्टीप्लिकेशन में। तो लेंथ का भी जो डायमेंशन होता है मीटर होता है, ब्रेथ का भी मीटर होता है, हाइट का भी मीटर होता है। तो यहाँ से हम मास का कैपिटल M स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे, और नीचे 3 स्क्वायर ब्रैकेट में एक ब्रैकेट में कैपिटल L कैपिटल L कैपिटल L लिखेंगे। तो नीचे हो जाएगा L का पावर 3 स्क्वायर ब्रैकेट में, और इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो L का पावर -3 हो जाएगा। तो टोटल ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है उसमें हो जाएगा ML का पावर -3। इसी तरह से अगर हम स्पीड या वेलोसिटी का डायमेंशन निकालना चाहें तो स्पीड या वेलोसिटी को हम लोग डिस्टेंस अपॉन टाइम के फॉर्म में लिखते हैं। तो डिस्टेंस को हम लोग मेजर करते हैं मीटर में। मीटर के लिए या फिर लेंथ के लिए हम L लिखेंगे, और टाइम के लिए कैपिटल T स्क्वायर ब्रैकेट में। तो T को ऊपर ले जाएंगे तो T का पावर -1 हो जाएगा। तो यहाँ से LT-1 स्क्वायर ब्रैकेट में ये स्पीड या वेलोसिटी का डायमेंशन हो जाएगा। इसी तरह से मोमेंटम का निकाल सकते हैं। मोमेंटम के लिए होता है मास इंटू वेलोसिटी। तो हम बस वेलोसिटी वाले में M को ऐड कर देंगे। तो LT-1 जो इस वेलोसिटी का उसमें M ऐड कर देंगे, तो इसका जो डायमेंशन हो जाएगा वो हो जाएगा MLT-1। इसी तरह से हम फोर्स का निकाल सकते हैं। फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास लिखेंगे, फिर चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम। तो यहाँ से मास का लिखेंगे, चेंज इन वेलोसिटी का लिखेंगे और उसको टाइम से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ से T ऊपर जाएगा तो T-1 पहले से ही है, T-1 एक और जाएगा तो दोनों ऐड हो जाएगा, T-2 हो जाएगा। बाकी सारी चीज़ें तो एज इट इज़ रहेंगी। तो इसको MLT-2 लिखेंगे फोर्स का डायमेंशन। इसी तरीके से एनर्जी का अगर हमको निकालना रहे तो एनर्जी को हम लोग वर्क में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि जो एनर्जी होती है वो अमाउंट ऑफ वर्क होता है। तो वर्क का हमको फार्मूला पता है कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो फोर्स का यहाँ पे लिखेंगे MLT-2, और डिस्टेंस का लेंथ होता है तो लेंथ के लिए L। तो ये हो जाएगा ML²T-2। एनर्जी का या फिर वर्क डन का दोनों का जो डायमेंशन होता है सेम ही होता है। अब इसी तरह से हम पावर का निकाल सकते हैं। पावर के लिए लिखेंगे वर्क डिवाइडेड बाई टाइम, यानी रेट ऑफ डूइंग वर्क, इसी को पावर बोलते हैं। तो वर्क का डायमेंशन ऊपर लिखेंगे और नीचे टाइम का डायमेंशन लिखेंगे। और T जो है यहाँ पे 1 है, नीचे ऊपर ले जाएंगे तो T-1 हो जाएगा, और ऊपर -2 है और एक और -1 आएगा तो -3 हो जाएगा। तो इसका जो डायमेंशन होगा वो होगा ML²T-3। अब इस डायमेंशनल एनालिसिस का या फिर डायमेंशन जो है फिजिकल क्वांटिटीज़ का, इसका एप्लीकेशंस क्या है इसको हम लोग समझते हैं।
तो इसका बहुत ही ब्रॉड एप्लीकेशंस है, बहुत ही इम्पोर्टेंट कह सकते हैं कि एक टूल है कि किसी भी यूनिट को दूसरे यूनिट में हम लोग चेंज कर सकते हैं। और भी कई सारे यूनिट हैं इसमें, तो हम लोग बारी बारी से एक एक इसके एप्लीकेशंस को देखेंगे। तो पहला है इसका कि कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर, यानी एक यूनिट सिस्टम को दूसरे यूनिट सिस्टम में हम इसके थ्रू चेंज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे यह कंसिडर कर रहे हैं कि U1 और U2 जो है वो दो यूनिट्स मेजरमेंट हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ के, यानी U1 जो है एक दूसरा यूनिट है और U2 जो है दूसरा यूनिट है किसी भी सेम फिजिकल क्वांटिटी के लिए। जैसे हम लोग लेंथ को कैसे मेजर करते हैं, लेंथ को हम लोग सेंटीमीटर में भी मेजर कर सकते हैं, मीटर में भी मेजर कर सकते हैं, किलोमीटर में भी मेजर कर सकते हैं। तो ऐसे ही हम सपोज कर ले रहे हैं कि यहाँ पे U1 और U2 जो है दो अलग अलग यूनिट हैं किसी भी एक फिजिकल क्वांटिटी के Q की, और N1 और N2 जो है वो न्यूमेरिकल वैल्यू है, यानी 1 मीटर इक्वल टू क्या होगा 100 सेंटीमीटर। तो 1 जो है वो N1 है और 100 N2 है, और U1 जो है वो M है और U2 cm है, यानी सेंटीमीटर है। तो इस तरह से अगर हम Q को लिखना चाहें फिजिकल क्वांटिटी को, तो इसको लिख सकते हैं N1 U1 इक्वल टू N2 U2, यानी करस्पॉन्डिंग से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो दोनों के लिए सेम ही होगा। सिमिलर वही है कि यहाँ पे 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर लिखा गया है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ उसके करस्पॉन्डिंग यूनिट को मल्टीप्लाई किया जाता है। अब हम यहाँ पे यह सपोज कर ले रहे हैं कि M1 L1 और T1 जो है वो साइज ऑफ फंडामेंटल यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी मास लेंथ और टाइम को किसी एक सिस्टम में, और दूसरे सिस्टम में M2 L2 और T2 है करस्पॉन्डिंग यूनिट के अनदर सिस्टम में। और फिर तो जो डायमेंशन फार्मूला होगा U1 के लिए वो होगा, हमको ये सपोज कर रहे हैं कि M1 का पावर A है, जैसे हम लोगों ने MLT-2 निकाला था ना, उसी तरीके से यहाँ भी हर एक का पावर है। तो U1 के लिए पावर है M1A L1B T1C, और U2 के लिए M2A L2B और T2C। तो इस तरीके से इसको हम लोग फिर U1 और U2 की वैल्यू को Q इक्वल टू N1 U1 इक्वल टू N2 U2 वाले में रखेंगे, U1 और U2 की वैल्यू को। तो यहाँ पे हो जाएगा N1 और स्क्वायर ब्रैकेट में हो जाएगा M1A L1B T1C, और राइट हैंड साइड में हो जाएगा N2 स्क्वायर ब्रैकेट में M2A L2B और T2C। और इस तरह से हम लोग किसी एक पर्टिकुलर के लिए N2 के लिए अगर हम लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं N2 इक्वल टू N1 M1 अपान M2 स्क्वायर ब्रैकेट का पावर हो जाएगा A, और L1 अपान L2 स्क्वायर ब्रैकेट का पावर हो जाएगा B, और T1 अपान T2 स्क्वायर ब्रैकेट का पावर हो जाएगा C। इस तरह से हम किसी भी एक यूनिट को दूसरे यूनिट में चेंज कर सकते हैं। इस एक्सप्रेशन को जो हमने अभी अभी निकाला है उसको हम लोग एक एग्जाम्पल पे अप्लाई करके देखते हैं कि हमारा रिजल्ट कितना आता है। तो एग्जाम्पल यह है कि कन्वर्ट 1 जूल इनटू अर्ग। हमें पता है कि जूल और जो अर्ग होता है दोनों एनर्जी का यूनिट है। जूल जो है वो SI सिस्टम का यूनिट है और अर्ग जो है वो CGS सिस्टम का यूनिट है। हमें पता है कि डायमेंशनल जो फार्मूला होता है एनर्जी का वो mL²T-2 होता है। हमने पहले ही इसको निकाला है अभी जस्ट। तो इस तरह से अगर पहले वाले एक्सप्रेशन से इसका कंपेयर किया जाए तो यहाँ पे A की वैल्यू 1 आएगी, B की वैल्यू 2 और C की वैल्यू -2 आएगी। तो हमें पता है कि जो जो SI यूनिट होता है उसमें हम लोग मास के लिए kg का यूज करते हैं, और लेंथ के लिए मीटर का, और टाइम के लिए सेकेंड का। तो हम किसी को भी एक दूसरे से इंटरचेंज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे पॉइंट वगैरह से बचने के लिए किलोग्राम को ग्राम में चेंज करेंगे तो 1000 ग्राम होगा, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 1 सेंटीमीटर होगा, और सेकेंड तो सेकेंड में ही रहेगा। इसी तरह से M1 L1 और T1 की वैल्यू ऐसे हम लोग लिख लेंगे 1000 ग्राम 100 सेंटीमीटर 1 सेकेंड, और इसी प्रकार से हम M2 L2 और T2 की वैल्यू 1 ग्राम 1 सेंटीमीटर और 1 सेकेंड लिख लेंगे, और N1 जो है वो 1 जूल लिख लेंगे, और हमें N2 की वैल्यू नहीं पता है। ऐसा हम सपोज कर लेंगे कि N1 जो है वो 1 जूल है। तो इस तरह से अब ऊपर वाले जो फार्मूला हमने यहाँ पे ड्राइव किया था N2 इक्वल टू N1 M1 अपान M2 होल पावर A, L1 अपान L2 होल पावर B, T1 अपान T2 होल पावर C, इस वाले फार्मूले में रखेंगे इसकी वैल्यू को। तो M1 की जगह पे 1000 डिवाइडेड बाई 1 पावर 1 होगा, और अगली स्क्वायर ब्रैकेट में होगा 100 डिवाइडेड बाई 1
होल स्क्वायर 1/1, क्योंकि टाइम जो है दोनों के लिए सेम है, 1 सेकेंड 1 सेकेंड, 1/1 डिवाइडेड होल पावर -2। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो जो 1 का पावर -2 है तो यह 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 का पावर कुछ भी हो 1 ही होता है। तो इस तरह से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 10 का 1000 है तो 10 का पावर क्यूब लिखेंगे इसको, 100 का स्क्वायर है तो 10 का पावर 2 इंटू 10 का पावर 2 लिखेंगे इसको, -1 का पावर -2 लिखेंगे। और इसको जब सॉल्व पर करेंगे तो 1 जूल इक्वल टू आएगा 10 पे पावर 1 जूल इक्वल टू आएगा 10 पे पावर 7 अर्ग। और यही होता भी है, 1 जूल जो होता है 10 पे पावर 7 अर्ग के बराबर होता है। तो इस तरीके से हमने डायमेंशन के थ्रू एक यूनिट को दूसरे यूनिट में चेंज कर लिया। आगे देखते हैं कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन, यानी इक्वेशन जो है उसमें कंसिस्टेंसी है कि नहीं। इसके लिए हम लोग लेफ्ट हैंड का और राइट हैंड का दोनों का अगर हम लोग डायमेंशंस निकालते हैं तो दोनों अगर सेम फेज में होते हैं यानी एक ही में होते हैं तो हम समझ लेते हैं कि दोनों जो हैं वो सेम हैं। तो यहाँ पे x इक्वल टू x0 प्लस v0t प्लस हाफ at², एक जो इक्वेशन जो दिया गया है वो मोशन का इक्वेशन है। तो इसमें अगर हम लोग निकालेंगे तो ऐसे ही निकालेंगे। x0 जो है वो सपोज कर ले रहे हैं कि डिस्टेंस को यहाँ पे बता रहा है, v0 जो है वो स्पीड को, और t जो है टाइम को, और a एक्सेलरेशन को। तो सबकी यहाँ पे डायमेंशंस को लिखेंगे। x जो है वो भी लेंथ को ही बता रहा है, तो यहाँ पे l इक्वल टू l प्लस l आएगा। आफ्टर सॉल्विंग इसको सॉल्व किया गया, इसको देखिए कैसे सॉल्व किया गया है। t-1 है और t है तो कैंसिल हो जाएगा, l ही बचेगा। यहाँ पे t-2 है और -2 है तो यहाँ भी वही बचेगा। हम हाफ वाले को यहाँ पे कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि जो कोई भी कांस्टेंट होता है उसका कोई भी डायमेंशन नहीं होता है, कांस्टेंट की वैल्यू को यहाँ कंसीडर नहीं करना है। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो लेफ्ट हैंड का जो डायमेंशन है वही राइट हैंड का भी डायमेंशन है, तो इसलिए डायमेंशनली जो हमारा इक्वेशन है वो करेक्ट है। इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। इसमें हमको चेक करना है कि जो इक्वेशन दिया गया है, एक इक्वेशन है एनर्जी का, हाफ mv² है और mgh है। काइनेटिक एनर्जी और एक है और एक पोटेंशियल एनर्जी है, तो दोनों एनर्जी है तो दोनों की डायमेंशन सेम होनी चाहिए। तो हम इसको डायमेंशनली अगर निकालते हैं तो देखते हैं कितना रिजल्ट आएगा। तो हम हाफ की तो निकालेंगे नहीं, क्योंकि हाफ क्या है, कांस्टेंट है। हमको निकालना है m की, तो m की मास है तो मास के लिए m लिखते हैं, और वेलोसिटी का स्क्वायर है तो वेलोसिटी का हमको पता ही है कि LT-1 स्क्वायर ब्रैकेट में होता है, तो स्क्वायर ब्रैकेट का स्क्वायर कर लेंगे, LT-1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से आएगा ये ml² t-2। मैथमेटिकली हम इसको सॉल्व करेंगे तो ऐसे ही mgh का निकालेंगे, तो m जो है वो मास है, g जो है वो ग्रेविटी एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी है। तो इस तरह से यह LT-2 हो जाएगा, एक्सेलरेशन का है ये यहाँ पे रखेंगे, और h जो है वो हाइट को रिप्रेजेंट करा यानी लेंथ को, तो यहाँ l लिखेंगे। तो यहाँ से ये हो जाएगा ml² t-2। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि दोनों राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों की जो डायमेंशन है वो सेम है, तो ये जो फार्मूला है या फिर जो फॉलोइंग इक्वेशन है वो डायमेंशनली क्या है, करेक्ट है। अब हम लोग इस जो डायमेंशन एनालिसिस है इसके थ्रू हम किसी भी क्वांटिटी का या फिजिकल क्वांटिटी का कह सकते हैं फार्मूले को हम डिराइव कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे एक कंसीडर कर रहे हैं कि हमको सेंट्रीपिटल फोर्स का एक्सप्रेशन निकालना है, जो एक्टिंग हो रहा है किसी भी पार्टिकल पे, जिस पार्टिकल का मास m है और वो वेलोसिटी v से मूव कर रहा है किसी सर्कुलर पाथ में जिसका रेडियस r है। तो हमें पता है कि जो फोर्स होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, मास पे डिपेंड करेगा, वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा और रेडियस पे डिपेंड करेगा। तो हम यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए एक कांस्टेंट k का यूज़ करेंगे, और m के पावर को a लिख लेंगे, v के पावर को v और r के पावर को c लिख लेंगे, और इसको इक्वेशन 1 सपोज कर लेंगे। a b c r आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं, उनको हमको डिटरमाइन करना है कि क्या होगा। अब हम यहाँ पे दोनों साइड की डायमेंशंस को लिखेंगे। तो फोर्स का डायमेंशन mlt-2 होता है, हमने निकाला भी है, और मास का जो डायमेंशन होगा, हम कांस्टेंट का डायमेंशन लिखते नहीं थे इसलिए k का यहाँ पे कुछ लिखा नहीं गया है, k को हम लोग 1 सपोज कर लेंगे, डायमेंशन उसका 1 है, k को 1 सपोज कर लेंगे। तो यहाँ पे m स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे और उसका पावर a लगा देंगे,
एल टी माइनस टू जो है वो वेलोसिटी का है तो उसका पावर v लगा देंगे, और एल जो है वो लेंथ का भी है तो उसका पावर c लगा देंगे। और इसके बाद से हम जब इसको अलग अलग सेपरेट लिखेंगे तो यहाँ पे जो m होगा उसका पावर 1 है, l का पावर 1 है और t का पावर -2 है लेफ्ट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में हम इसको एक साथ लिख लेंगे, m का पावर a एक ही बार आया तो इसको एक बार लिख लेंगे, l दो जगह पे है, l का पावर b और l का पावर c तो इसका हो जाएगा l का पावर b प्लस c, और t जो है वो सिंपल है तो t का पावर -b हो जाएगा। अब दोनों को हम लोग कंपेयर करेंगे दोनों के डायमेंशंस को, तो यहाँ से वैल्यू आएगी, a की वैल्यू आएगी 1, b प्लस c की वैल्यू आएगी 1 और -2 जो होगा वो -b की वैल्यू होगी, तो यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी 2। और इन जब इक्वेशंस को तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमको a b c की वैल्यू आएगी, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2 और c की वैल्यू -1। यही तीनों वैल्यू जो है a b c की, इसको हम इक्वेशन 1 में रखेंगे, इक्वेशन 1 में रखेंगे और k की वैल्यू को 1 रखेंगे। तो यहाँ से हमको इस सेंटीपिटल फोर्स का एक्सप्रेशन मिल जाएगा F = K mv² डिवाइडेड बाई r, जो कि सेंटीपिटल फोर्स का एक्सप्रेशन होता है। इसी तरीके से हम एक दूसरा एग्जांपल कंसीडर कर रहे हैं। हमको यहाँ पे टाइम पीरियड निकालना है एक सिंपल पेंडुलम का। तो हम यहाँ पे सपोज कर रहे हैं कि एक सिंपल पेंडुलम है, उसमें एक स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ L है और उस पर एक बॉब लटकाया गया है, तो उसका जो बॉब है उसका मास जो है m है और उस पर एक ग्रेविटी लग रही है एक्सेलरेशन की, अर्थ की ग्रेविटी की वजह से उस पर g लगेगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है उसका। तो इस प्रकार से जो टाइम पीरियड होगा वो इन तीनों पे डिपेंड करेगा, m, l और g पे। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो t होगा प्रोपोर्शनल होगा ma, lb और g c, यानी पावर है उसका m का पावर a, l का पावर b, g का पावर c। तो यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए हम यहाँ पे k को इंट्रोड्यूस करेंगे, तो t = हो जाएगा k m का पावर a, l का पावर b, g का पावर c। इसको इक्वेशन 1 सपोज कर लेंगे। अब दोनों साइड में इसके डायमेंशंस को लिखेंगे। हमें पता है कि टाइम पीरियड का डायमेंशन जो होता है टाइम होता है, तो और बाकी जो दो मिसिंग हैं m और l, अपने कन्वीनियंस के लिए उनके पावर को हम लोग 0 लिख लेंगे। यानी हमें पता है किसी भी क्वांटिटी का अगर पावर 0 होता है तो वह 1 होता है, तो m का पावर 0 और l का पावर 0, t का पावर 1 लिखेंगे। यहाँ पे ये लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन है और राइट हैंड साइड में k जो है वो कांस्टेंट है तो उसकी डायमेंशन को लिखना नहीं है। यहाँ पे m का पावर a, l का पावर b और LT-2 जो है वो एक्सेलरेशन का है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो उसका पावर c लिख लेंगे। और इसके बाद से इसको अरेंज करेंगे, उसका जो लेफ्ट हैंड साइड है वो एज इट इज़ वैसे ही रहेगा। इधर हो जाएगा ma, l का पावर b भी है और l का पावर c है, तो l का पावर b प्लस c हो जाएगा और t का पावर -2c हो जाएगा। अब दोनों तरफ के कंपोनेंट्स को m l t के हम इक्वेट कर लेंगे, तो a = 0 मिलेगा, b + c = 0 और यहाँ से -2c = 1 मिलेगा। तो इस तरह से हम a, b, c की वैल्यू निकाल लेंगे। a की वैल्यू 0 है, c की वैल्यू -½ है और b की वैल्यू +½ है। तो इस तरह से हम अब इनको इक्वेशन 1 में रखेंगे, जो इक्वेशन 1 था कि a की वैल्यू 1 रखते हुए, तो इसको 1 में रखेंगे तो t = मिलेगा l का पावर ½ और g का पावर -½ तो इसको हम लोग रूट में लिख लेंगे क्योंकि हाफ जो होता है रूट के बराबर होता है। तो t = हो जाएगा k√l और इसका -½ है तो 1/√g हो जाएगा ये। तो इस तरह से हम t = लिख लेंगे k√l/g और यही जो टाइम पीरियड होगा सिंपल पेंडुलम का उसको रिप्रेजेंट करेगा। तो इस तरीके से हमने आज जो हमारा जो चैप्टर था यूनिट्स एंड मेजरमेंट, इसको कंप्लीट कर लिया है। बाकी जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग डील करेंगे अगले वीडियो में। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के साथ। और यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो में ज़रूर मुलाकात हो। Thanks for watching.